गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बड़े कम ही लोग दिख रहे हो भाई। कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह ट्राई करे आप लोगों ने? यस सर। बन रहे हैं? यस सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर अभी तक आपने कुछ पढ़ाया? नहीं भाई, अभी तो नहीं। अभी तो बस इंतजार में है। ठीक सर। शुरू करा जाए, देखते हैं, आते रहेंगे लोग। हाँ। यस सर। सेल्फ इंडक्टेंस की बात करते हैं। मान लो कि कोई एक पर्टिकुलर कॉइल है और उस कॉइल में आपने करंट फ्लो कराया, तो नेचुरल है कि उस कॉइल के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और उसके इन्फ्लुएंस में फ्लक्स सर्टेन उस कॉइल के द्वारा बाउंड भी होगा, है ना। जैसे ये मान लो कि एक कॉइल हो गई और इस कॉइल में आपने करंट फ्लो कराया है इस डायरेक्शन में, तो आपके पास इंफॉर्मेशन है कि इस पर्टिकुलर कॉइल के द्वारा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और उस फील्ड का सेंस भी आपको दिखाना आता है। ऐसे कॉइल को आप जो है वो पकड़ लेंगे दाहिने हाथ की उंगलियों से करंट के डायरेक्शन में कॉल करके। इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड कॉइल जो है वो जनरेट करती है ना। यस सर। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है कॉइल के द्वारा, वो इस पर्टिकुलर कॉइल के द्वारा भी फ्लक्स बाउंड के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, क्योंकि सर्टेन क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए फील्ड जो है वो इस कॉइल के द्वारा बाउंड हो रहा है, तो फ्लक्स इस कॉइल के द्वारा भी जो है वो बाउंड होगा।
और नेचुरल है कि अगर मान लीजिए कि हम इस कॉइल में जो करंट है उसको चेंज कर रहे हैं, आइदर बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, तो ऐसे केस में हमको क्या मिलेगा कि इस पर्टिकुलर कॉइल के द्वारा जो बाउंडेड मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स है वो भी बदलेगा टाइम के साथ, अगर करंट को हम टाइम के साथ बदल रहे हैं तो। ठीक है ना? फ्लक्स बदलेगा तो Yes, आपके sir. पास बेसिक इंफॉर्मेशन है कि देयर विल बी एन इंडक्शन, है ना? और उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा जो कि उस पर्टिकुलर कॉइल में जो भी करंट का आप चेंज कर रहे हैं उसका वो अपोजिशन करेगा। इस फिनोमिना को हम नाम देते हैं सेल्फ इंडक्शन। ठीक है? सेल्फ इंडक्शन क्या फिनोमिना हो गई? किसी भी कॉइल में जो फ्लो करने वाली करंट है उस करंट को जब हम बदलने का प्रयास करते हैं, चेंज करने का प्रयास करते हैं, तो उस कॉइल में जो है ईएमएफ और उसी के करेस्पॉन्डिंग करंट जो है वो इंड्यूस होती है, जो कि उस पर्टिकुलर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑफ करंट का अपोजिशन करती है। आप बढ़ा रहे हैं तो बढ़ाने का अपोजिशन करेगी, और अगर घटा रहे होंगे तो उस घटाने का जो है वो अपोजिशन होगा। ठीक है? इस फिनोमिना को क्या नाम दिया गया? सेल्फ इंडक्शन। ठीक है? Yes, sir. इफ current flowing through a coil, current flowing through a coil is changed with time, then the flux bounded by the coil also changes with time. Therefore, an EMF is induced in the coil. This phenomena is known as self-induction. ठीक है? कॉइल में फ्लो करने वाली करंट, सेम कॉइल में फ्लो करने वाली करंट में चेंज के करस्पॉन्डिंग जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उस फिनोमिना को हम सेल्फ इंडक्शन के फिनोमिना के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं। ऐसा प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है कि अगर जो कॉइल है उसके आसपास में कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, तो उस कॉइल के द्वारा जो बाउंडेड मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स होता है दैट इज directly proportional to the current flowing through that particular coil. Practically, it has been observed that if there is no any ferromagnetic material near the coil, then flux bounded by the coil
is directly proportional to current flowing rate. ठीक है, उसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रही है उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी होती है। तो मान लीजिए कि ये हमारी पर्टिकुलर कॉइल हो गई, जिस कॉइल में आप करंट जो है वो आई का फ्लो करा रहे हैं। तो ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि जो फाई होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द आई, जो इसमें करंट आपने फ्लो कराया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अगर एक कांस्टेंट यस आप सर। प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे अप्लाई कर दें तो फाई को हम लोग जो है वो लिख सकते हैं यल टाइम्स आई। यहाँ पे ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यूज करा गया है इसको आप बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। यल को बोला जाता है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। उस कॉइल की अपनी खुद की ज्योमेट्री पे डिपेंडेंट एक कांस्टेंट है, ठीक है, जिसको आपने क्या नाम दिया, सेल्फ इंडक्टेंस, इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को। ठीक है, तो फाई को हम लोग लिख सकते हैं एल इंटू आई। अगर आप करंट वैरी करा रहे हो भाई, तो आपको यहां से दिख रहा है कि एन ईएमएफ इज गोइंग टू बी इंड्यूस्ड, और कितना होगा ईएमएफ वो अगर आप लिखना चाहते हैं तो जीटा कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ डी फाई डी टी, है ना भाई प्रेडेला। यस सर। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एल डी आई डी टी। तो जिस रेट से आप करंट में चेंजेस ला रहे हैं उस रेट पे जो है वो ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा उसकी डिपेंडेंसी होगी, और साथ में उस पर्टिकुलर कॉइल की अपनी खुद की प्रॉपर्टी जिसको हम सेल्फ इंडक्टेंस कह रहे हैं उस पे डिपेंडेंसी होगी कि कितना बड़ा ईएमएफ हमारे उस पर्टिकुलर कॉइल में जो है वो जनरेट होगा। इधर में भी ये ध्यान रखिएगा कि ये जो माइनस लगा हुआ है वो इसी बात को दिखाने के लिए है कि जो ये ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो उस करंट के चेंज का अपोजिशन करेगा। ठीक है, मान लो कि आप करंट बढ़ा रहे हो तो ईएमएफ इस तरीके से इंड्यूस होगा कि वो पर्टिकुलर कॉइल में जो करंट का इंक्रीमेंट है उसका अपोजिशन हो। ठीक है ना, और अगर आप करंट घटा रहे हो तो ईएमएफ इस तरीके से इंड्यूस होगा कि वो उस कॉइल में फ्लो करने वाले करंट के डिक्रीमेंट का अपोजिशन करेगा। और इसी वजह से जब किसी कॉइल को आप करंट की सप्लाई देते हो, है ना, तो करंट जो है अपने पीक को अब्रप्टली जो है वो नहीं अटेन करती है, या इंस्टेंटली अटेन नहीं करती है। करंट जो है अपनी पीक को टाइम के पासेस के साथ साथ धीरे धीरे जो है वो इंक्रीमेंट पाती है और टाइम के पासेस के साथ वो बढ़ती जाती है। जिस कॉइल के लिए इंडक्टेंस जितना बड़ा होगा वो उतने ही जो है वो ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा फॉर द चेंज ऑफ करंट। ठीक है, जितना छोटा इंडक्टेंस होगा वो उतना ही कम जो है वो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा फॉर दैट पर्टिकुलर चेंज ऑफ करंट। ठीक है ना भाई। अब किसी भी कॉइल का या किसी भी पर्टिकुलर अरेंजमेंट का सेल्फ इंडक्टेंस क्या है उसको जज करने के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला या फिर जो है ये फॉर्मूला, ये दोनों में से कोई भी फॉर्मूला जो है हम यूज कर सकते हैं कि उसका पर्टिकुलर कॉइल का जो है वो सेल्फ इंडक्टेंस क्या है उसके बारे में जो है इंफॉर्मेशन को बनाने के लिए। ठीक है, यस और सर। अगर मान लीजिए कि कोई एक पर्टिकुलर वायर से आपने कॉइल बनाया, ठीक है ना, और उस वायर का रेजिस्टेंस फॉर ए टाइम बिंग आपने अज्यूम कर लिया कि जीरो है, दैट मीन्स कि रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, आर मान लो कि सुपर कंडक्टर है तो उसको हम लोग आइडियल इंडक्टर के रूप में जो है वो रिकॉग्नाइज करेंगे।
ठीक है ना। आइडियल इंडक्टर का मतलब हो गया एक ऐसा पर्टिकुलर कॉइल जिसके द्वारा इंडक्टेंस तो पजेज किया जा रहा है बट इट इज हैविंग जीरो रेजिस्टेंस। नेचुरल है कि अगर आप वर्किंग टेम्परेचर लिमिट में बात कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द कॉइल्स के करस्पॉन्डिंग आपके पास बहुत क्लियर इंफॉर्मेशन होगा कि देयर विल बी सम रेजिस्टेंस आल्सो। तो इंडक्टर जो भी होगा उसके द्वारा कुछ ना कुछ जो है वो रेजिस्टेंस तो नेसेसरली जो है वो पोजेज करा जाएगा। ठीक है, वायर से ही बनेगा ना, कोई भी कॉइल बनाओगे तो। यस ठीक है सर। भाई। तो ऐसे केस में अगर मान लीजिए कि एक आइडियल सिचुएशन की बात करी जा रही है, इंडक्टर सिंपली मेंशन कर दिया जा रहा है, तो हम ये मान के चलेंगे कि दैट पर्टिकुलर इंडक्टर इज हैविंग जीरो रेजिस्टेंस। बट ये भी ध्यान में जरूर रखेंगे कि वायर का बना है दे इट में हैव सर्टेन रेजिस्टेंस। ठीक है। तो आइडियल शब्द अगर यूज हो जाता है तो नेसेसरली जीरो रेजिस्टेंस का आपको कंसिडरेशन में लेना है। और आइडियल अगर नहीं मेंशन है तो इट में हैव सर्टेन रेजिस्टेंस। जो प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम उसके रेजिस्टेंस के बारे में सोचेंगे या डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई। अब आपके पास एक और सर्किट एलिमेंट आ गया। दो सर्किट एलिमेंट तो हम पहले से जानते हैं, है ना। एक हमारा हो गया कैपेसिटर और दूसरा सर्किट एलिमेंट था रजिस्टर। दो के बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास था। एक तीसरा सर्किट एलिमेंट हो गया जिसको हम लोग इंडक्टर का नाम देंगे। ठीक है ना भाई। तो जो इंडक्टर है उसको सर्किट में दिखाने का जो तरीका है वो ये है। अगर कहीं पे सर्किट में इस तरीके का अरेंजमेंट बना हुआ है, ठीक है ना, तो ये हमारा इंडक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है। यस सर। ठीक है भाई। ये हमारा जो है वो इंडक्टर का रिप्रेजेंटेशन होगा। और मान लीजिए कि इस इंडक्टर का इंडक्टेंस जो है आपने यल कहा है। अगर केवल सिंपली इंडक्टेंस कहा जा रहा है तो इसका मतलब सेल्फ इंडक्टेंस ही होता है। ठीक है ना भाई, ध्यान रखिए। अगर सिंपली कहीं पे यस सर। इंडक्टेंस कहा जा रहा है किसी भी पर्टिकुलर कॉइल के लिए तो इसका मतलब समझिए कि दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस। एक और तरीके का होता है, उसकी हम बात अभी करेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की जब भी बात करनी होगी तो देयर विल बी मेंशन, वहां पे बोला जाएगा। अगर आपको सिंपली इंडक्टेंस कहा जा रहा है तो इसका मतलब सेल्फ इंडक्टेंस होगा। ठीक है। और आपको बोला गया कि इस इंडक्टर का इंडक्टेंस जो है वो एल है, मान लो। हेलो। हेलो। आवाज आ रही है। यस सर। यस सर। हाँ। हमारे हमारे इसमें इसमें डिस्टरबेंस आ रहा था इसलिए पूछ रहा था। ठीक है। इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस मान लो कि एल है और इस इंडक्टर में आप करंट जो है वो आई फ्लो करा रहे हैं इस डायरेक्शन में। और इस करंट में चेंजेस आ रहे हैं, इट में बी इंक्रीजिंग और इट में बी डिक्रीजिंग। तो जो यहाँ पे ईएमएफ होगा इस इंडक्टर में वो माइनस ऑफ एल डी आई डी टी से आप लिखोगे। ठीक है ना। जैसे मान लो कि अगर डी आई डी टी निगेटिव है यानी कि करंट घट रहा है टाइम के पास इसके साथ साथ, तो जीटा जो होगा वो पॉजिटिव होगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दैट विल बी पॉजिटिव। ठीक है। तो करंट के डायरेक्शन में आप जब जाते हो किसी इंडक्टर में तो जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द इंडक्टर होगा इट विल बी गिवन बाय माइनस ऑफ एल डी आई डी टी। ठीक है, क्लियर है बात। यस सर। यस सर। हाँ। तो जैसे आप रजिस्टर में बताया गया था कि करंट के डायरेक्शन में आप जा रहे हैं तो देयर विल बी अ लॉस ऑफ पोटेंशियल आई इंटू आर से, और करंट के अपोजिट जा रहे हैं तो देयर विल बी अ गेन ऑफ पोटेंशियल आई इंटू आर का। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि किसी इंडक्टर के थ्रू अगर आप जा रहे हैं किसी सर्किट में और करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जो पोटेंशियल का गेन या लॉस होगा इट विल बी गिवन बाय माइनस एल डी आई डी टी। ये गेन भी हो सकता है, ये लॉस भी हो सकता है। ठीक है। डिपेंड किस पे करेगा, डी आई डी टी पे।
DIDT यानी कि करंट अगर बढ़ रहा है टाइम के पासेस के साथ साथ तो देयर विल बी ए लॉस, ठीक है। और अगर Yes, करंट sir. जो है वो घट रहा होगा तो देयर विल बी ए गेन, ठीक है। Yes, sir. When we go through an inductor in a circuit R, in the direction of current, there will be an EMF given by minus L DIDT, ठीक है ना। There will be an EMF given by minus L DIDT, क्लियर है बात। Yes, sir. अब ये DIDT पे डिपेंड करेगा कि ये पोटेंशियल का आपको गेन लिखना है या पोटेंशियल का लॉस लिखना है। और इसी का उल्टा अगर आप मान लो कि करंट के अपोजिट जा रहे होगे तो जो पोटेंशियल में या EMF लिखोगे आप एल DIDT से लिखोगे, है ना, निगेटिव ना लगा के पॉजिटिव लिखना है। क्लियर है बात, समझ में आ रही है। जैसे मान Yes, sir. लीजिए कि आपको बोला गया, अच्छा इंडक्टर का जो SI यूनिट है वो हेनरी है ना। SI यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज हेनरी, है ना, एच से दिखाएंगे, ठीक है। इंडक्टर का जो SI यूनिट है वो हेनरी है। जैसे मान लो कि आपको कहा गया कि एक सर्किट का एक पार्ट हम दिखा देते हैं अभी, ठीक। ये हमारा एक रजिस्टर हो गया, एक ये हमारा इंडक्टर हो गया, एक ये रजिस्टर हो गया। इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस बोला गया कि 2 ओम का है, ठीक है। इस इंडक्टर का इंडक्टेंस बोला गया 0.1 हेनरी, ठीक है। और इसमें करंट किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बोला गया कि किसी टाइम पे जो करंट है वो फ्लो कर रही है 2 एम्पियर की, 2 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। और करंट का इंक्रीमेंट का रेट DIDT ये आपको दिया गया है कि ये 0.5 एम्पियर पर सेकेंड है एंड दैट इज पॉजिटिव, है ना। 0.5 एम्पियर पर सेकेंड का पॉजिटिव है। तो मान लो कि आपसे पूछा गया कि ये जो पॉइंट ए है और ये जो पॉइंट बी है, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, मान लो कि ये आपसे पूछा गया, ठीक है भाई। तो आपको क्या करना है, जैसे आप पिछले सर्किट की एनालिसिस करते थे उसमें एक और सर्किट एलिमेंट को आप ये कंसिडरेशन में ले लीजिए, इंडक्टर का, ठीक है। ए से चलिए बी तक जाइए, ए का पोटेंशियल आप मान लीजिए कि VA है और बी का पोटेंशियल मान लीजिए कि VB है। VA माइनस VB मान लो कि आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, ठीक है ना। Yes, sir. तो ए से चलिए बी तक जाइए, जो भी लॉस आ रहा है उसको आप सब्ट्रैक्ट करते जाइए, जो भी गेन आ रहा है उसको आप ऐड करते जाइए। उस पॉइंट पे पहुंचिए, वो उस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा। जैसे अब इस सर्किट के लिए अगर हमको लिखना है तो ए का पोटेंशियल हमने VA मान लिया, ठीक है, VA। अब इस इंडक्टर में हम जा रहे हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट हम जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल में चेंज आएगा वो हमको मालूम है कि माइनस ऑफ एल यानी कि 0.1 इंटू DIDT यानी कि 0.5 से लिखा जाएगा, ठीक है क्या। Yes, sir.
इस रजिस्टर में आप जा रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपको मालूम है कि इसमें जो पोटेंशियल का लॉस होगा, और वो जो लॉस होगा वो आप 2 करंट जो हो गई मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस 2 × 2 से लिखेंगे, और आप पहुंच गए बी पॉइंट पे, तो इट विल बी वीबी। तो इधर से आपको क्या मिला कि वीए माइनस का वीबी दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 0.05, तो दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 4.05 वोल्ट। ठीक है ना? यस सर। तो ये आपके पास तरीका हो गया कि कैसे हमको जो है वो इंडक्टर अगर सर्किट में अपीयरेंस में आ रहा है, तो हमको किसी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन को लिखना है। ठीक है? कभी कभी क्या होगा कि कॉइल का रिप्रेजेंटेशन इंडक्टर के रूप में रहेगा, उसका रेजिस्टेंस भी मेंशन रहेगा, तो आप समझिए कि वो एक आइडियल इंडक्टर और एक रजिस्टर का कॉम्बिनेशन। ठीक है ना? एक आइडियल इंडक्टर और एक रजिस्टर के कॉम्बिनेशन के रूप में आप उसको ऑब्जर्व करिए। तो इंडक्टर के करेस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आप -L/di/dt से लिखिए, और उस रजिस्टर के करेस्पॉन्डिंग जो है I × R से लिखेंगे। ठीक है? जो भी हमारे उस पर्टिकुलर कॉइल का रेजिस्टेंस मेंशन होगा उसके करेस्पॉन्डिंग। क्लियर बात? यस सर। अब आपको ये समझना है कि किसी भी पर्टिकुलर कॉइल का जो है हम सेल्फ इंडक्टेंस लिखेंगे कैसे। तो सेल्फ इंडक्टेंस के लिए हमने आपको बताया ही कि आइदर आप जो है वो फ्लक्स इन दैट पर्टिकुलर कॉइल क्या बाउंड हो रहा है उसको अगर आप लिख सकते हैं तो उसे आप रिप्रेजेंट करिए कि व्हाट इज द फ्लक्स बाउंडेड। सर्टेन करंट आप उस कॉइल में फ्लो करा दीजिए, और उस फ्लो ऑफ करंट के इन्फ्लुएंस में ऑब्जर्व करने का प्रयास करिए कि व्हाट इज द फ्लक्स बाउंडेड बाय दैट पर्टिकुलर कॉइल। देन डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला को यूज करेंगे, फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट जो आपने कंसिडरेशन में ले रखा है। ठीक है? दैट विल बी डिफाइंड एज द इंडक्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉइल। क्लियर है बात? अब मान लो कि कभी ऐसी भी सिचुएशन आती है कि जहां पर कि हम फ्लक्स के बारे में इंफॉर्मेशन ना लिख पाते हो, लेकिन अगर हम ईएमएफ क्या इंड्यूस हो रहा है वो हम अगर ऑब्जर्व कर ले रहे हैं, तो वहां पे हम ये वाला फॉर्मूला जो है वो यूज कर लेंगे टू जज द इंडक्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉइल। करंट को वेरी करा देंगे, वट एवर द वेरिएशन ऑफ द करंट इज, उसको हमको नोन रहेगा। ठीक है? जीटा डिवाइडेड बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, दैट विल बी द इंडक्टेंस। ठीक है? ये ध्यान रखिए कि ये निगेटिव जो इधर में लगाया गया है दैट इज ओनली फॉर द सेंस ऑफ ईएमएफ। ठीक है? इंडक्टेंस किसी भी कॉइल का जो होगा वो ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी है। इंडक्टेंस कभी आपको निगेटिव के रूप में नहीं लिखना है, यानी कि दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट कॉइल। तो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज के लिए आपके पास क्लियर ये इंफॉर्मेशन है कि ये पॉजिटिव होती है ना भाई। यस तो इंडक्टर का इंडक्टेंस भी जो होगा वो आपका पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक? कैसे लिखेंगे उसके लिए मान लो कि एक सिंपल सी ज्योमेट्री सोलेनोइड की बात कर लेते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनोइड कैसे लिखना है उसको जानने के लिए। मान लीजिए कि एक ये पर्टिकुलर सोलेनोइड है, लॉन्ग क्लोज पैक सोलेनोइड है। रेडियस ऑफ द सोलेनोइड मान लो कि ए कहा। लेंथ ऑफ सोलेनोइड एल कहा, और
number of turns per unit length, ये आपने n का, यानी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, और हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ कि इस पर्टिकुलर सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा। तो आपके पास ऑब्जर्वेशन क्या है भाई कि सेल्फ इंडक्टेंस जज करना है, तो आप इसमें करंट फ्लो करा दीजिए। लेट द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस पर्टिकुलर सोलेनॉइड इज आई। अगर एक लॉन्ग क्लोज पैक सोलेनॉइड है तो उस पर्टिकुलर सोलेनॉइड के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है ऑलमोस्ट उस पर्टिकुलर सोलेनॉइड के अंदर के रीजन में जो है वो कांस्टेंट होती है, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो आपको लिखना आता है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड ये आपको मालूम है कि लिखा जाता है म्यू नॉट एन आई से, है ना। Yes, sir. तो अगर आप इसके सिंगल टर्न से कितना फ्लक्स बाउंड हो रहा है वो अगर लिखना चाहते हो तो टर्न की जो एरिया है उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंगल टर्न के द्वारा बाउंडेड फ्लक्स हो जाएगा। फ्लक्स बाउंडेड बाय सिंगल टर्न, Yes, sir. अगर हम फाई वन का नाम देते हैं भाई तो हमारे पास इंफॉर्मेशन हो जाएगा कि बी यानी कि म्यू नॉट एन आई मल्टीप्लाइड बाई एक कॉइल की एरिया जो कि पाई ए स्क्वायर हो जाएगा। दिस विल बी द फ्लक्स बाउंडेड बाय द सिंगल टर्न। और टोटल फ्लक्स कितना बाउंड होगा, टोटल फ्लक्स बाउंडेड, अगर इसको लिखना चाहते हैं तो फाई के लिए इंफॉर्मेशन हो जाएगा कि म्यू नॉट एन आई इंटू पाई ए स्क्वायर होल मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ टर्न्स। तो आपने बोला कि सोलिनॉइड की लेंथ एल की है और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एन की है, तो एन इंटू एल इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे Yes, तो sir. वी विल गेट द Yes, टोटल sir. फ्लक्स बाउंडेड बाय दिस पर्टिकुलर कॉइल। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू पाई ए स्क्वायर एल होल मल्टीप्लाइड बाई आई। लिख सकते हैं ना भाई। Yes, sir. तो अब इसको कंपेयर कर दो, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है कि फाई कैन बी रिटन एज एल इंटू आई, जो भी इसमें कॉइल में फ्लो कर रहा है करंट उसके करस्पॉन्डिंग फ्लक्स बाउंडेड को लिखने का ये इंफॉर्मेशन आपको दिया गया। तो सेल्फ Yes, sir. इंडक्टेंस हमारे इस पर्टिकुलर कॉइल का या इस सोलिनॉइड का जो हो गया वो हो जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई पाई ए स्क्वायर इंटू एल। दिस विल बी द सेल्फ इंडक्टेंस। एक सिंपल सा फॉर्मूला हो गया कि किसी सोलिनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस लिखना है तो म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर और पाई ए स्क्वायर इंटू एल। ये अगर आप देखो तो ये आपको मिलता है सोलिनॉइड का वॉल्यूम, है ना, मल्टीप्लाइड Yes, sir. बाई वॉल्यूम ऑफ सोलिनॉइड। ठीक है, तो ये किसी सोलिनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस लिखने का आपको फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई भी आपको अरेंजमेंट दिया जाता है तो उस पर्टिकुलर अरेंजमेंट का क्या सेल्फ इंडक्टेंस होगा उसको हम लोग अपने बेसिक फॉर्मूला या जो बेसिक डिफिनीशन आपको दिया गया है कि फ्लक्स कैन बी रिटन एज एल इनटू आई, दैट कैन बी यूज्ड टू जज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दैट स्पेसिफिक कॉइल।
अब कोई भी मान लो कि इंडक्टर है और उस इंडक्टर में आप करंट फ्लो करा रहे हो और उस करंट का वेरिएशन है, तो आपने पाया क्या था कि हमारे उस पर्टिकुलर कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, और कॉइल के द्वारा जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसके इन्फ्लुएंस में नेचुरल है कि वो हमारा जो कॉइल होगा दैट इज गोइंग टू कंज्यूम सर्टेन पावर। जो भी वो पावर कंज्यूम करेगा उसके इन्फ्लुएंस में मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड होगी उस कॉइल के द्वारा। और जहां कहीं भी किसी भी तरीके की फील्ड होती है, चाहे वो ग्रेविटेशनल फील्ड हो या इलेक्ट्रिक फील्ड हो या अभी आप जो नई फील्ड पढ़ रहे हो मैग्नेटिक फील्ड हो, तो किसी भी तरीके की फील्ड है अगर कहीं पे इस्टेब्लिश हो रही है तो उस फील्ड के इन्फ्लुएंस में वहां पे सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो स्टोर होती है। ठीक है भाई। तो अगर हमारे कॉइल में जो इंडक्टर है इंडक्टिव कॉइल, उस कॉइल में करंट अगर आप फ्लो करा रहे हो तो उस कॉइल के द्वारा भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और उस मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में कॉइल जो होगा दैट इज गोइंग टू स्टोर सर्टेन एनर्जी। तो कितनी एनर्जी स्टोर करेगा कोई भी इंडक्टर अगर उसमें आप करंट फ्लो करा रहे हो, उसके बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन बनाते हैं। ठीक है। Yes, sir. एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस आपने बोला कि आई एल का है। एल इसका इंडक्टेंस है, और आपने बोला कि ये इंडक्टर को हमने किसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया। तो सोर्स से जब कनेक्ट करेंगे तो आपको बोला गया कि इसमें जो करंट है वो अपने पीक को इंस्टेंटली ना अटेंड करके टाइम के पासेस के साथ साथ धीरे धीरे इंक्रीज करता जाएगा। कारण क्या है कि इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो ईएमएफ जो होगा वो इसके इंक्रीमेंट ऑफ करंट का अपोजिशन करेगा। ठीक है ना भाई। Yes, sir. तो इस पर्टिकुलर इंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो ईएमएफ जो है वो उस पर्टिकुलर करंट के इंक्रीमेंट का जो है वो अपोजिशन करेगा, तो इंस्टेंटली जो है वो करंट अपने पीक को ना अटेंड करके टाइम के पासेस के साथ साथ धीरे धीरे जो है वो इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसा आप किसी कैपेसिटर को अगर आप बैटरी से कनेक्ट करते हो तो कैपेसिटर की जो प्लेट होती है उस प्लेट पे चार्ज इंस्टेंटली नहीं आती ना, पूरा जो आपने जीटा इंटू सी लिखा था चार्ज, उस चार्ज Yes, को sir. अपीयरेंस में आने में कुछ समय लगता है। Yes, sir. ठीक है ना। थ्योरेटिकली जिसको आपने देखा था कि दैट इज टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी, टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे जो है वो थ्योरेटिकली जो है वो चार्ज का अपीयरेंस हो रहा था। लेकिन प्रैक्टिकल पर्पज के लिए 5 टाइम कांस्टेंट के बाद का ड्यूरेशन में आप पा लेते हो कि दैट पर्टिकुलर कैपेसिटर हैज स्टोर्ड ऑलमोस्ट 99.9% ऑफ द चार्ज, और उसके बाद का आप जो ड्यूरेशन होता है उसको आप स्टेडी स्टेट को अटेंड मानते हुए डिस्कस कर लेते हो। ठीक है। तो उसी तरीके से जब आप किसी सर्किट में कोई इंडक्टिव कॉइल को कनेक्ट करोगे, कॉइल कॉइलिंग जब भी आप करेंगे तो वो इंडक्टेंस जो है वो पोजेस करेगा। बट ये ध्यान रखिए कि एक सिंपल वायर भी है तो इट विल हैव सर्टेन इंडक्टेंस। वो सिंपल वायर होगा तो उसका जो इंडक्टेंस होगा दैट विल बी स्मॉल, वेरी स्मॉल, जिसके इन्फ्लुएंस को हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं जनरली। ठीक है ना। लेकिन अगर उसी को अगर हम कॉइल कर देंगे तो दैट विल हैव ए लार्ज इंडक्टेंस।
क्योंकि उसके द्वारा एक बड़ा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा अगर कॉइलिंग कर देंगे तो। ठीक है ना? तो ये चीज को ध्यान रखिए। मान लीजिए कि आपने कहा कि एक इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस है एल का, और इसको अपने सोर्स से आपने कनेक्ट करा, तो किसी टाइम टी पे इसमें जो करंट फ्लो कर रही है दैट इज आई एट टाइम टी। और इसमें जो करंट का इंक्रीमेंट है डी आई डी टी का है। तो नेचुरल है कि इस पर्टिकुलर कॉइल में जो है वो ईएमएफ आएगा। जो ईएमएफ होगा वो आपको मालूम है कि माइनस ऑफ एल डी आई डी टी से लिखा जाएगा, जो कि इस पर्टिकुलर करंट के इंक्रीमेंट का अपोजिशन कर रहा हो। ठीक है भाई? यस सर। हेलो, ये इसमें ईएमएफ आ गया माइनस डी आई डी टी। अब मान लो कि आप कह रहे हो कि सोर्स को जो है वो इसमें करंट को फ्लो कराना है, तो निश्चित रूप से उस सोर्स को इस ईएमएफ को ओवरकम करना होगा उस पर्टिकुलर कॉइल में जो है वो करंट को स्टेब्लिश करने के लिए। तो इस पर्टिकुलर सोर्स जो भी आपने कनेक्ट करा है इसमें करंट को फ्लो कराने के लिए, उसे जो है वो वर्क परफॉर्म करना होगा अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर ईएमएफ। ठीक है ना? बिल्कुल इस तरीके यस से सर। समझिए कि ये इंडक्टर हमारा जो है वो क्या हो गया, एक बैटरी की तरीके से वर्क कर रहा है ना, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, नेगेटिव टर्मिनल इधर है। तो अब अगर इसमें आप करंट को फ्लो करा रहे हो तो क्या करेगा भाई, बैटरी उस करंट का अपोजिशन कर रहा है, तो यू हैव टू परफॉर्म सर्टेन वर्क, यू हैव टू डिलीवर द पावर, है ना, यस सर। जो कि हमारे उस बैटरी में जो है वो स्टोर हो जाएगी। जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से यस सर। निगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो कराते हो तो बैटरी की एनर्जी बढ़ती है ना। जैसे चार्जिंग करते हैं आप अपने बैटरी की, मोबाइल चार्जिंग में लगाते हैं, तो क्या होता है मोबाइल चार्जिंग के दौरान? मोबाइल चार्जिंग के दौरान थ्रू द बैटरी जो करंट जाती है वो उसके पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल को जाती है। ठीक है? जिसके इन्फ्लुएंस में कि वो एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है? और जब वो बैटरी जो है वर्क परफॉर्म कर रही होती है तो थ्रू द बैटरी जो करंट होती है दैट इज फ्रॉम इट्स नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है? तो जो एक्सटर्नल एजेंट है उसने जो पावर इस पे अप्लाई करा होगा या पावर जो इसको डिलीवर किया होगा, वो अगर आप लिखना चाहते हो तो दिस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय आई, पावर डिलीवर्ड बाय द एक्सटर्नल एजेंट टू flow the current through the inductor. इस एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो पावर डिलीवर होगा वो आपको मालूम है कि वो लिखा जाएगा आई इंटू एल इंटू डी आई डी टी से। यस सर। वर्क डन क्या होगा, डी डब्ल्यू, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, पावर मल्टीप्लाइड बाय डी टी, दैट इज द वर्क डन, आई इंटू एल इंटू डी आई, दिस विल बी द वर्क डन। जो एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क करा इस करंट आई को स्टेब्लिश करने में, वो अगर हम लिखना चाहते हैं
तो इनिशियली जो करंट थी तो दैट वाज 0, इसी को इंटीग्रेट कर देते हैं हम लोग, है ना, dw दैट इज इक्वल टू l I di, इंटीग्रेट इट फ्रॉम 0 टू I, 0 टू w। तो जो वर्क डन किया गया एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा l इंटू आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 लिखा जाएगा। और Yes, sir. जितना ये एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क परफॉर्म करा है दैट इज गोइंग टू बी स्टोर्ड in form of magnetic field by this inductor. This work done by the external agent, this work done by the external agent is stored in form of energy और ये एनर्जी क्यों हो रहा है? ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय इंडक्टर, है ना, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय इंडक्टर। inside the inductor। ठीक है भाई, तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन हो गया कि किसी भी इंडक्टर को अगर आप करंट फ्लो करा रहे हो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, जो करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर है दैट इज आई, तो जो एनर्जी स्टोर होगी उस इंडक्टर में, उस एनर्जी को हम लोग हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर से लिखेंगे। ठीक है, Yes, sir. बिल्कुल उसी तरीके का फॉर्मूला है जैसा हाफ सी वी स्क्वायर तरीके का आपने पाया था ना किसी कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर है, उसी Yes, तरीके sir. से मिलता जुलता फॉर्मूला है। ठीक है, वहां पे जो एनर्जी स्टोर हो रही थी दैट वाज इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, कैपेसिटर को जब आप चार्ज कर रहे थे तो उसमें जो एनर्जी स्टोर हो रही थी दैट वाज इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर होगी दैट विल बी इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भाई, Yes, sir. अब ये जो एनर्जी स्टोर हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण है, ये तो आपके पास क्लियर एक इंफॉर्मेशन बनना चाहिए कि इंडक्टर जो भी एनर्जी स्टोर कर रहा है वो एनर्जी ड्यू टू द फील्ड क्रिएटेड बाय दैट इंडक्टर है, उस फील्ड के इन्फ्लुएंस में ही हमारा इंडक्टर जो है वो एनर्जी को स्टोर कर रहा है। तो नेचुरल है कि कभी आपको ऐसी भी सिचुएशन मिल सकती है जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड एट ए पर्टिकुलर लोकेशन गिवन होगा और वहां से आपसे पूछा जाएगा कि किसी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर है वो बताओ, है ना। तो हम लोग जो है एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड क्या है उसकी इंफॉर्मेशन बनाते हैं। एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ऑब्जर्वेशन को लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई कि एक सोलिनॉइड का केस लेते हैं जिसे हम आसानी से, जिसका इंडक्टेंस भी लिखना हमको आ गया है और जिसके वॉल्यूम को भी हम जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है,
तो हम उसी के करेस्पॉन्डिंग इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो मान लीजिए कि एक हमारा सॉलिनॉइड है। ये जो फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं हम लोग, केवल अपनी सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग सॉलिनॉइड के लिए लिख रहे हैं। ये सॉलिनॉइड के लिए ही केवल एप्लीकेबल नहीं होगा, ये कहीं भी अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं एनर्जी डेंसिटी को लिखने के लिए। मान लीजिए कि एक ये सॉलिनॉइड है, जिस सॉलिनॉइड की लेंथ जो है वो एल की है, जिसका नंबर ऑफ टर्न्स आपने एन बोला, जिसका रेडियस आपने ए बोला। तो आपको मालूम है कि अगर इसमें करंट आई की फ्लो करा रहे हो तो इसके द्वारा जो एनर्जी स्टोर होगी, दिस एनर्जी कैन बी रिटर्न इन हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर। सॉलिनॉइड का इंडक्टेंस लिखने का हम लोगों ने अभी फॉर्मूला बनाया था भाई, है ना। सॉलिनॉइड का इंडक्टेंस लिखते हैं हम लोग 1/2, ये हो गया म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई पाई ए स्क्वायर इंटू एल। ये सॉलिनॉइड का इंडक्टेंस है, मल्टीप्लाइड बाई आई का स्क्वायर। This will be the energy stored in this particular solenoid due to the current. बोलो, ठीक है। हेलो, अगर एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम आप लिखना चाहते हैं, मान लीजिए स्मॉल यू से जो है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसी को वॉल्यूम ऑफ द सोलिनॉइड से डिवाइड कर देते हैं भाई। तो हाफ ऑफ म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर इंटू पाई ए स्क्वायर एल, ये तो टोटल एनर्जी हो गया, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द सोलिनॉइड पाई ए स्क्वायर एल कर दिया जाए। ये Yes, पाई ए स्क्वायर एल कैंसिल हो गया। तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम को लिखने का इंफॉर्मेशन क्या बन गया, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम विल बी रिटन एज 1/2 म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर, है ना। yes, sir. और इसको हम लोग म्यू नॉट एन आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 म्यू नॉट भी लिख सकते हैं। म्यू नॉट एन आई, Yes, ये हमको मालूम है कि इट इज अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस पर्टिकुलर सोलिनॉइड, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोलिनॉइड है। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया कि जो एनर्जी डेंसिटी है, ये हमारा लिखा जाएगा बी स्क्वायर डिवीजन में 2 म्यू नॉट, दिस विल बी द एनर्जी डेंसिटी। और ये हम लोग अपनी सुविधा के लिए जो है वो निकाले हैं भाई किसी एक सोलिनॉइड के लिए। लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड किसी भी तरीके से जनरेटेड होगी कहीं भी, वहां पे हम लोग यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर होगी उसको लिखने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे एज ए फॉर्मूला हमको याद रखना है कि एनर्जी डेंसिटी जो होगी दैट कैन बी रिटन एज बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। याद रखना भी बड़ा सिंपल है, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के करेस्पॉन्डिंग एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला याद रखे हो तो आपको ध्यान में है हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर से लिखा जाता है ना, yes, sir. Yes, sir. एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये फॉर्मूला आप परिचित हो Yes, पहले sir. से, Yes, sir. ठीक है ना। तो बिल्कुल उसी तरीके का फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला है एक तरीके से देखो तो, बस करस्पॉन्डिंग वेरिएबल जो है वो बदल गया। उधर में कांस्टेंट क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, तो न्यूमरेटर में एप्सिलॉन नॉट आ रहा था। इधर में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ रहा Yes, sir. है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास किसी भी तरीके से प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड हो तो यूनिट वॉल्यूम में
कितनी एनर्जी स्टोर होगी उसको अगर हमको लिखना है तो इसके लिए ये फॉर्मूला हो गया जो कि हमको ध्यान में रखना है। ठीक है। Yes, sir. भाई ये इस बात का डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं कि अगर मान लो कि कोई इंडक्टर है और उस इंडक्टर को हमने अपने सर्किट में इंसर्ट किया डीसी के, तो टाइम के पासेस के साथ साथ सर्किट में जो है वो करंट कैसे फ्लो करेगी, यानी कि राइज ऑफ करंट इन एन इंडक्टिव सर्किट। मान लीजिए कि आपसे बोला गया कि ये एक इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस आपने कहा कि L का है। एक ये रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है R का। और इन दोनों को एक सोर्स ऑफ ईएमएफ से आप कनेक्ट कर रहे हो। ये सोर्स ऑफ ईएमएफ जो है जीटा का है और टी इक्वल्स टू 0 है जब आपने इस कनेक्शन को बनाया। तो जब हमारा ये सोर्स इस सर्किट का पार्ट नहीं था यानी कि स्विच ओपन थी, तब तो हमारे इस इंडक्टर रजिस्टर के कॉम्बिनेशन में कोई करंट नहीं थी भाई। Yes, sir. ठीक है ना, कोई करंट नहीं था। लेकिन जैसे ही जो है हम सोर्स को कनेक्ट किए यानी कि स्विच को ऑन किए, तो हमको मिलेगा कि ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस आने के इन्फ्लुएंस में करंट जो होगी वो फ्लो करना शुरू करेगी। और जैसे ही करंट का फ्लो अपीयरेंस में आएगा इंडक्टर के थ्रू, इट विल स्टार्ट अपोजिंग दैट करंट। तो जो भी हमारी पीक करंट होनी है पर्टिकुलर सर्किट में, वो करंट जो है इंस्टेंटली अपने पीक को अटेन करने के जगह पे टाइम के पासेस के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। ठीक है ना, जो करंट होगी दैट इज गोइंग टू Yes, इंक्रीज sir. विद द टाइम। मान लीजिए let the current at any time t in the circuit is I, let the current in circuit at any time t is I, and in further time dt it increases by
टी आई। ठीक है, करंट आई Yes, फ्लो sir. कर रही है और फर्दर टाइम जो dt है उसमें टी आई इसका इंक्रीमेंट हुआ। तो ये हमारी करंट हो गई आई, और यहाँ पे करंट में चेंज आया तो ये ईएमएफ यहाँ पे आ गया -12 डी आई डी टी से लिखा जाएगा। अब इस लूप के लिए किरचॉफ लूप लॉ को अप्लाई कर देते हैं, या किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अप्लाई करते हैं भाई। तो इधर से इधर को गए, बीटा का आपको गेन मिला, इस इंडक्टर में जा रहे हैं जो वोल्टेज आया वो -12 डी आई डी टी से लिखा जाएगा। Yes, sir. इस रजिस्टर में करंट आई की है, करंट की डायरेक्शन में आप गए हो तो माइनस का आई आर हो जाएगा, एंड इट विल बी Yes, इक्वल्स sir. टू 0। ठीक है, लूप लॉ से ये इंफॉर्मेशन हो गया, या किरचॉफ वोल्टेज लॉ से ये हमारा इंफॉर्मेशन हो गया। Yes, sir. ठीक है, अब इसमें हम लोग वेरिएबल्स को सेपरेट करें, एंड देन आफ्टर प्रॉपर लिमिट को अप्लाई करते हुए इसको इंटीग्रेट करने का प्रयास करते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जीटा माइनस आई आर दैट इज इक्वल्स टू एल डी आई डी टी। या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डी टी बाई एल दैट इज इक्वल्स टू टी आई बाई जीटा माइनस आई आर। ये हमारा वेरिएबल सेपरेट हो गया। अब इसको प्रॉपर लिमिट अप्लाई करते हुए इंटीग्रेट करा जाए। तो t इक्वल्स टू 0 वो इंस्टेंट था जब आपने कनेक्शन को बनाया था। एट दैट टाइम देयर वाज नो एनी करंट, कोई करंट नहीं थी सर्किट में। Yes, sir. तो t इक्वल्स टू 0 पे जो करंट है दैट इज 0, और एट टाइम t जो करंट है वो आपने i का बोला है। तो ये हमारी लिमिट हो गई इस इंटीग्रेशन में। लेफ्ट साइड का जो इंटीग्रेशन है ये हम लोग लिख सकते हैं t डिवाइडेड बाई एल, और राइट साइड का इंटीग्रेशन को हम लोग लिख सकते हैं कितना, एल एन जीटा माइनस आई आर डिवाइडेड बाई माइनस हाफ आर, लिमिट 0 टू आई। ये वाला इंटीग्रेशन जो लिखा है राइट साइड वाला, वो सबको समझ में आ रहा है क्या, या किसी को दिक्कत है Yes, sir. बोलना भाई। Yes, sir. राइट वाले इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, जसजीत? ठीक है,
तो अब लिमिट को प्लेस करिए राइट साइड में, और ये माइनस आर को इधर में ट्रांसफर ले लेते हैं ना। तो ये माइनस आर इधर में आया, तो माइनस का आर टी बाई एल, यस सर। और इधर में हो जाएगा एल एन जीटा माइनस आई आर माइनस एल एन जीटा, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए बाई बी होता है भाई। यस सर। Yes. तो माइनस का आर इंटू टी बाई एल, ये हो जाएगा एल एन जीटा माइनस आई आर डिवाइडेड बाई जीटा। इसको एंटी लॉग कर दीजिए, तो जीटा माइनस आई आर डिवाइडेड बाई जीटा, ये इक्वल हो जाएगा ई टू द पावर माइनस का आर टी बाई एल, या आई को लिखने का इंफॉर्मेशन हो जाएगा जीटा बाई आर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस का आर टी बाई एल। तो किसी टाइम टी पे हमारे इस इंडक्टिव सर्किट में करंट कितनी होगी उसको लिखने का हमारा ये इंफॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। दिस विल यस बी सर। द Yes. current through the inductive circuit at any time t। अब इस एक्सप्रेशन को देखिए तो आपको क्या दिख रहा है कि L बाई आर का डायमेंशन वो टाइम का डायमेंशन है। यस सर। तो L बाई आर को हम अपने सर्किट का टाइम कांस्टेंट कहते हैं। L बाई आर इज नोन एज टाइम कांस्टेंट ऑफ सर्किट। कैपेसिटर की चार्जिंग याद आ रही है कुछ? यस सर। आरसी। हाँ, तो चार्ज को लिखने का फॉर्मूला अगर ध्यान में लो तो Q वाज जीटा सी 1 माइनस ई टू द पावर माइनस का टी बाई आर सी। यस सर। उसी तरीके का जैसे इस कैपेसिटर पे चार्ज आ रहा था उसी तरीके से जो है यहाँ पे करंट फ्लो कर रही है टाइम डिपेंडेंट, है ना। यस टी सर। इक्वल्स टू जीरो पे करंट जो है वो जीरो है, आई की वैल्यू जीरो है, और t इक्वल्स टू इन्फिनिटी अगर रखोगे तो आई की वैल्यू मैक्सिमम होगी, एंड दैट विल बी जीटा बाई आर, एंड दिस विल बी द स्टेडी स्टेट, है ना। जब करंट इन द सर्किट, इंडक्टिव सर्किट में जब करंट कांस्टेंट हो जाती है तो हम उसको स्टेडी स्टेट कहते हैं, ठीक है। व्हेन करंट इन इंडक्टिव सर्किट become constant, it is known as steady state। यानी कि थ्योरेटिकली हमारा स्टेडी स्टेट कब आएगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे, ठीक है ना। तो स्टेडी स्टेट यहाँ भी आपको वही चीज दिख रही है कि इनफाइनाइट पे होगी, लेकिन अगर टी की जगह पे हम लोग 5 टाइम्स एल बाई आर रख देते हैं तो करंट विल बिकम ऑलमोस्ट जीटा बाई आर, यानी कि 99.9% करंट हो जाएगी जीटा बाई आर की। तो प्रैक्टिकल पर्पज के लिए जैसे उधर में 5 टाइम कांस्टेंट के बाद जो है आप मान लेते थे कि स्टेडी स्टेट हो गई,
तो यहाँ भी हम मान लेंगे कि स्टेडी स्टेट आ गया, और जब स्टेडी स्टेट हो जाएगा तो इंडक्टर का हमारे सर्किट में कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, तो वो सर्किट जो होगी वो प्योरली रेसिस्टिव सर्किट की तरीके से वर्क करने लगेगी। इंडक्टर एक सिंपल वायर की तरीके से वर्क करने लगेगा। अब जीरो रेजिस्टेंस अगर इंडक्टर का आइडियल है तो, है ना, तो अगर हमारा इंडक्टर जो लगा है सर्किट में वो आइडियल है, तो स्टेडी स्टेट को अटेन होने के बाद, यानी कि अगर किसी प्रॉब्लम में आपसे बोला जा रहा है कि लॉन्ग टाइम के बाद, ठीक है, तो लॉन्ग टाइम के बाद का मतलब इंडक्टर का रोल इन द सर्किट शून्य हो गया। हाँ, इंडक्टर को हटा के वहां पे आप सिंपल वायर लगा सकते हो, दैट विल हैव द सेम इन्फ्लुएंस एज दैट ऑफ दैट इंडक्टर। ठीक है ना, क्लियर है, सब बात समझ में आ रही है? यस सर। ये सब प्रॉब्लम के वर्किंग के लिए पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, यस सर। तो एट t इक्वल्स टू एल बाई आर अगर आप देखो तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीटा बाई आर 1 माइनस 1 बाई ई। टी की वैल्यू एल बाई आर रखने पे यही मिलेगा ना करंट, यस सर। और इसकी वैल्यू आपने पहले से निकाला है भाई। ठीक है, 0.63 ऑफ जीटा बाई आर, यानी कि आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट करंट विल बी 63% ऑफ द मैक्सिमम करंट। आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट current will be 63% of maximum current। करंट जो होगा वो मैक्सिमम का 63% हो जाएगा एक टाइम कांस्टेंट के बाद। और फॉर प्रैक्टिकल पर्पज after 5 time constant steady state will be assumed। when steady state is attained, there will be no influence of ideal inductor on circuit। ठीक है, आइडियल अगर इंडक्टर यस है सर। तो उसका हमारे सर्किट पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा, यानी कि वो हमारा, अगर इंडक्टर और रजिस्टर का कॉम्बिनेशन है तो दैट विल सर्किट विल बिहेव लाइक एन रजिस्टिव सर्किट। एक रजिस्टिव सर्किट की तरीके से वो हमारा सर्किट जो है वो बिहेवियर देगा। इंडक्टर की जगह पे आप चाहो तो एक स्ट्रेट वायर सिंपली कनेक्शन में दिखा सकते हो। ठीक है।
लेकिन अगर मान लो कि इंडक्टर का रेजिस्टेंस भी दिया है किसी प्रॉब्लम में, ठीक है, इंडक्टर का बोल दिया कि इंडक्टेंस जो है वो 5 हेनरी है, रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो इंडक्टर को आप उस 10 ओम के रजिस्टर से रिप्लेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो अगर इंडक्टर आइडियल नहीं है, उसके रेजिस्टेंस के बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है, तो आप उसके रेजिस्टेंस से वहां पर रिप्लेसमेंट कर दीजिएगा उस पर्टिकुलर सर्किट को एनालाइज करने के लिए, अगर लंबे समय के बाद आपको सर्किट के बारे में पूछा जा रहा है तो। ठीक है, क्लियर बात? यस सर। अब जरा इसका ग्राफ भी बना लो भाई। तो अगर इसका ग्राफ बनाते हो आप, यहीं पे बना देते हैं। t इक्वल्स टू 0 पे करंट 0 है, और t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे जीटा बाई आर है। इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और दूसरी बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो निगेटिव हो जाएगा, है ना? यस सर। तो फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव है, तो इंक्रीजिंग और कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड का ग्राफ बनेगा भाई। ये यस इस सर। तरीके का ग्राफ बनेगा, असिम्प्टोटिक टू जीटा बाई आर होगा। ठीक है, ये आगे जाके जीटा बाई आर को टच करने वाली कर्व हो जाएगा। theoretically it will be touching to zeta by r at infinity, बट हम लोग प्रैक्टिकली जो है जब जीटा बाई आर करंट अगर लिखना होगा तो 5 टाइम कांस्टेंट के बाद प्रैक्टिकल पर्पज के लिए हम जीटा बाई आर रिकॉग्नाइज कर लेंगे, बट थ्योरेटिकली ये ध्यान रखिए कि इट विल बी एट इंफिनिटी। एंड आफ्टर 1 टाइम कांस्टेंट जो करंट इन द सर्किट होगी, एल बाई आर पे जो करंट होगी वो होगी 63% ऑफ द मैक्सिमम करंट। ठीक है ना? 63% of the यस maximum सर। current will be after 1 time constant. अच्छा, सेम सिचुएशन जो होगा वो तब भी अपीयरेंस में आएगा जब किसी इंडक्टर को आपने सर्किट में कनेक्ट करा है और एकाएक सोर्स को आप विड्रॉ कर लें। सर्किट में यस सर। इंडक्टर लगा है और आपने एकाएक सोर्स को जो है वो विड्रॉ कर लिया, तो होगा क्या कि करंट वहां पे घटना शुरू करेगी उस सर्किट में। और यस करंट सर। जब घटना शुरू करेगी तो वो इंडक्टर उस डिक्रीमेंट ऑफ करंट का अपोजिशन स्टार्ट करेगा। तो अगर इंडक्टर नहीं होता, प्योरली हमारा रेजिस्टिव सर्किट होता, हाँ प्योर रेजिस्टिव, कोई और सर्किट एलिमेंट नहीं, केवल रजिस्टर, तो वहां पे क्या होता, हमारा करंट अब्रप्टली या इंस्टेंटली जो है वो जीरो हो जाता। एक आइडियल रजिस्टर की बात कर रहे हैं तो। लेकिन इंडक्टर है तो वो उस पर्टिकुलर करंट के डिक्रीमेंट का अपोजिशन स्टार्ट करेगा, तो करंट जो होगी वो इंस्टेंटली जीरो होने की जगह पे टाइम के पासेस के साथ साथ धीरे धीरे जो है वो डिक्रीज करेगी। ठीक है ना? इसी टाइम टी यस पे सर। क्या करंट होगी वो अगर मान लो कि हमें लिखना है ना, किसी टाइम टी पे क्या करंट है उसके बारे में अगर इंफॉर्मेशन हमको लिखना है, तो वहां पे हम लोग फिर से उस सर्किट की एनालिसिस करेंगे सिमिलर वे में। ठीक, आइए उसकी भी बात कर लेते हैं। decay of current in an inductive circuit.
मान लीजिए आपसे बोला गया कि ये एक इंडक्टर है, जिसका इंडक्टेंस L का है, एक ये रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R का है, इन दोनों को एक सोर्स ऑफ ईएमएफ से कनेक्ट करा है, जिसके इन्फ्लुएंस में कि किसी टाइम पे हमारे इस सर्किट में जो करंट है दैट इज आई नॉट। ठीक है, आई नॉट की इसमें करंट फ्लो कर रही है, और उसी समय हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो स्विच जो यहाँ पे कनेक्टेड था, इस स्विच को यहाँ से हटा करके यहाँ पे जोड़ देते हैं। ठीक है, और इसको हम कह देते हैं t इक्वल्स टू 0। तो t इक्वल्स टू 0 वो इंस्टेंट हो गया जब आपने सोर्स को सर्किट से बाहर किया और करंट जो हमारे इस इंडक्टर और रजिस्टर के कॉम्बिनेशन में फ्लो कर रही थी दैट वाज आई नॉट। t equals to 0 is the time when सोर्स को हमने अपने सर्किट से निकाल लिया, एक मिनट रुको, सोर्स को हमने अपने सर्किट से निकाल लिया एंड करंट इन सर्किट वाज आई नॉट। ठीक है, आई नॉट की करंट थी, तो अब सोर्स तो बाहर हो गया, तो करंट घटने का प्रयास करेगा यस सर। ना भाई। Yes. तो करंट जब घटेगा तो ये इंडक्टर जो है वो उसका अपोजिशन स्टार्ट करेगा, यानी कि यस सर। ये बैटरी के तरीके से बिहेवियर देगा। जिस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अब की बार इधर हो जाएगा ना, पिछली बार यस सर। जो है वो बाई तरफ था जब चार्ज इसका जो है राइज हो रही थी, करंट अपोजिशन कर रहा था। अब की बार जो इंडक्टर होगा दैट इज गोइंग टू बिहेव लाइक बैटरी हैविंग पॉजिटिव टर्मिनल राइट वर्ड फॉर द सोन फिगर। ठीक है ना, इस तरीके से ये बैटरी की तरीके से काम करने लगेगा। तो करंट जो होगी वो इंस्टेंटली जीरो नहीं होगी। मान लिया कि आपने कहा कि एट टाइम टी करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज आई, लेट एट टाइम टी current through the circuit is I, and in further time dt
डिक्रीजेस बाय, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ईएमएफ इंड्यूस होगा, जो ईएमएफ माइनस ऑफ एल डी आई डी टी से लिखा जाएगा ना भाई। ये देखने में माइनस है, लेकिन ये है बेसिकली पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि डी आई डी टी आपका क्या है, निगेटिव का है ना भाई। नेगेटिव। यस सर। हाँ, डी आई डी टी निगेटिव है, इसलिए ये बेसिकली इस तरीके का सेल है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल राइट वर्ड है। ठीक है, निगेटिव दिख रहा है बट ये निगेटिव है नहीं, ये पॉजिटिव है। अब इस लूप के लिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई कर दीजिए। यहां से यहां को गए, माइनस का एल डी आई डी टी आया, इस रजिस्टर में आप जा रहे हो, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, ये टाइम टी के लिए करंट है, टाइम टी के लिए अप्लाई कर रहे हो माइनस का आई आर, और ये आपका 0 हो जाएगा। क्यों भाई, ठीक है ना? यस Yes, सर। sir. तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का एल बाई आर डी आई दैट इज इक्वल टू आई डी टी। ठीक है, इसको इधर ट्रांसफर किया, आर को इधर और डी टी को इधर ट्रांसफर ले लिया। फिर से एक बार अरेंजमेंट डालते हैं, इसको हम लोग डी टी को इधर ले आते हैं, डी आई को इधर ले जाते हैं, है ना। तो ये लिखा जा सकता है डी आई बाई आई दैट इज इक्वल टू माइनस का आर बाई एल डी टी। लिख सकते हैं। यस सर। Yes, sir. इसको इंटीग्रेट कर दो भाई। t इक्वल्स टू 0 वो टाइम आपने बोला जब करंट आई नॉट की थी, और एट टाइम t जो करंट है वो आई की है। तो ये आपका लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। लेफ्ट साइड ln आई बाई आई नॉट हो जाएगा, लिमिट प्लेस करने के साथ साथ ln आई, लिमिट रख दिया ln आई माइनस ln आई नॉट, तो ln आई बाई आई नॉट, और ये हो जाएगा माइनस का आर बाई एल टी। एंटी लॉक कर दीजिए। तो आई बाई आई नॉट इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस का आर टी बाई एल, या आई के लिए इंफॉर्मेशन हो गया आई नॉट ई टू द पावर माइनस का आर टी बाई एल। तो ये हमारा किसी टाइम टी के लिए करंट इन द सर्किट का इंफॉर्मेशन हो गया। ठीक है ना। एट एनी टाइम टी जो करंट होगी सर्किट में दैट विल बी गिवन बाई आई नॉट ई टू द पावर माइनस का आर टी बाई एल से लिखा जा सकेगा। टी इक्वल्स टू 0 पे जो करंट है आई नॉट के बराबर, एट टी इक्वल्स टू इंफिनिटी आई की वैल्यू 0, यानी कि पूरा का पूरा करंट जो है उसको डिके होने में जो टाइम लगेगा थ्योरेटिकली इट विल बी इनफिनिट, है ना। बट आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट अगर लिखोगे आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट, तो आपको क्या दिख रहा है कि जो आई होगा वो आई नॉट बाई ई से लिखा जाएगा, दैट इज
only 37% of I naught. Yes, sir. Or practically after 5 time constant, current will become 0. ठीक है, बिकम 0 की जगह पे नेग्लिजिबली स्मॉल लिख दीजिए, 0 से कंफ्यूज हो जाएंगे, will become negligibly small. ग्राफ कैसा बनेगा? ये आपका ग्राफ हो जाएगा, इस तरीके का बनेगा। t इक्वल्स टू 0 पे आई नॉट, फर्स्ट डेरिवेटिव निगेटिव, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा ना। फर्स्ट डेरिवेटिव निगेटिव Yes, आएगा, sir. सेकंड पॉजिटिव हो जाएगा, तो डिक्रीजिंग और कॉन्केविटी अपवर्ड का ग्राफ ऐसे टाइम एक्सिस को जाके ये इंफिनिटी पे टच करेगा। और एक टाइम कांस्टेंट के बाद जो करंट होगी वो केवल 37% रिमेनिंग रहेगी आई नॉट की, है ना। तो ये फॉर्मूला और ये आपका ग्राफ यहाँ भी आपको याद रखना है, ठीक है क्या? बोलिए। Yes, sir. Yes. कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स, इंडक्टर्स का कॉम्बिनेशन। जैसे आप रजिस्टर के लिए सीरीज और पैरेलल डिफाइन कर रहे थे, सिमिलर वे में इंडक्टर का भी जो है वो सीरीज और पैरेलल जो है वो डिफाइन करा जाता है, ठीक है। अगर Yes, इंडक्टर्स sir. इस तरीके से कनेक्टेड है कि उनके थ्रू करंट सेम है, तो आप उनको सीरीज कनेक्टेड के रूप में देखेंगे। और अगर आप देखते हैं कि उनके अक्रॉस जो ईएमएफ है वो सेम है, तो आप उनको पैरेलली कनेक्टेड के रूप में जो है वो रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। Yes, sir. Yes. इफ इंडक्टर्स आर connected in such a way that current through each inductor is same, then they are assumed to be connected in series। तो उनको हम लोग सीरीज में जुड़ा हुआ मानते हैं। एंड इफ potential difference
across inductor are same, then they are assumed to be connected in parallel. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तो उनको हम पैरेलल में कहेंगे, और अगर करंट सेम होगा तो उनको हम लोग सीरीज के रूप में, कनेक्टेड के रूप में देखेंगे, सीरीज कनेक्शन। मान लीजिए कि ये 3 इंडक्टर्स हैं, दिखाया गया फिगर के अकॉर्डिंग कनेक्ट कर दिए गए। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। इनके बीच हमको इक्विवेलेंट के बारे में इंफॉर्मेशन की जानकारी चाहिए। तो इक्विवेलेंट का सिंपल सा मीनिंग होता है भाई कि वहां पे अगर हम जो है वोल्टेज अप्लाई करते हैं ए और बी के बीच में, तो सेम रेट से जो है वो करंट का वेरिएशन अगर हमारे उस इक्विवेलेंट के करस्पॉन्डिंग भी मिल रहा है, जैसा कि यहाँ पे मिल रहा है, तो उसको जो इंडक्टेंस होगा उसको हम लोग इक्विवेलेंट के रूप में जो है वो रिकॉग्नाइज करेंगे। तो मान लीजिए कि सर्टेन वोल्टेज हमने अप्लाई किया ए और बी के बीच में, जिसके इन्फ्लुएंस में हमने पाया क्या कि किसी टाइम टी पे जो करंट है दैट इज आई, आई की करंट है, और उस करंट में जो वेरिएशन है वो डी आई डी टी का है। डी आई डी टी ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है इन दिस पर्टिकुलर सर्किट। तो आपको मालूम है कि यहाँ पे जो, अगर इसका इंडक्टेंस L1, इसका L2, इसका L3 आपने कहा, तो यहाँ पे जो ईएमएफ आएगा माइनस का L1 डी आई डी टी से लिखा जाएगा। यहाँ पे जो ईएमएफ आएगा माइनस का L2 डी आई डी टी से लिखा जाएगा। यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा माइनस का L3 डी आई डी थ्री से लिखा जाएगा ना। यस सर। Yes. Yes, sir. तो ए और बी के बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस आप लिखना चाहते हो भाई कि ए और बी के बीच में क्या आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा है, तो ए से बी तक आप चले जाओ, है ना, ए से बी तक आप यस मूव सर। कर जाइए। वी ए माइनस L1 डी आई डी टी माइनस L2 डी आई डी टी माइनस L3 डी आई डी टी, दैट इज इक्वल टू वी, यानी कि वी ए माइनस का वी, ये आप लिख सकते हैं कितना, L1 प्लस L2 प्लस L3 इंटू डी आई डी टी। सेम वोल्टेज पे सेम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट देने वाला जो इंडक्टर होगा उसको हम इसका इक्विवेलेंट कहेंगे, है ना। तो ए और बी के बीच में सारे इंडक्टर को हटा दिया और वहां पे एक इंडक्टर लगा दिया, ए पॉइंट बी पॉइंट, और इसमें भी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है वो डी आई डी टी का होगा अगर, तो हम कहेंगे क्या कि दिस इंडक्टेंस इज द इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहोगे तो माइनस का एल डी आई डी टी से लिखा जाएगा ना ईएमएफ, तो वी ए माइनस का वी बी यस सर।
ये इक्वल हो जाएगा एल इंटू डी आई डी टी से। यस सर। अब ये दोनों रिलेशन को कंपेयर कर दो, 1 और 2 को, तो आपके पास इंफॉर्मेशन क्या बन रहा है कि एल दैट विल बी इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3, यानी कि इक्विवेलेंट आपको लिखना है तो सीरीज के लिए वही फॉर्मूला है जो आपका रजिस्टर के लिए था। ठीक है, जैसे रजिस्टर को आपने सीरीज में जोड़ा और उनका इक्विवेलेंट आपको लिखना होता था, तो कैसे लिखते थे, R1 प्लस R2 प्लस R3। उसी तरीके से अगर इंडक्टर्स हैं, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो उनका इक्विवेलेंट अगर आप लिखना चाहोगे तो वो भी लिखा जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3 से। ऐसे जितने सारे भी इंडक्टर्स हैं, सबको आप सीरीज कनेक्टेड के करेस्पॉन्डिंग जो है इक्विवेलेंट की इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन, मान लीजिए कि ये 3 इंडक्टर्स हैं L1 L2 L3, और दिखाए गए फिगर के अकॉर्डिंग जो है वो जोड़ दिए गए भाई, और इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, जिसके इन्फ्लुएंस में कि किसी इंस्टेंट पे आपने बोला कि करंट इस आर्म में जो है दैट इज आई, और यहाँ पे जो करंट गई वो I1 की गई, यहाँ पे जो करंट गई वो I2 की गई, यहाँ पे जो करंट गई वो I3 की गई। तो इस करंट में चेंज के करेस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो ईएमएफ आएगा माइनस ऑफ L1 डी I1 dt से लिखोगे आप। इसमें जो ईएमएफ आएगा माइनस का L2 डी I2 dt से लिखोगे आप। इसमें जो ईएमएफ आएगा माइनस का L3 डी I3 dt से लिखेंगे आप। किरचॉफ जंक्शन लॉ से आपके पास इंफॉर्मेशन है कि I जो होगा वो I1 प्लस I2 प्लस I3 से लिखा जाएगा, और डिफरेंशिएट कर दीजिए। यस सर। तो यहाँ से डी आई डी टी को अगर लिखना है तो ये लिखा जाएगा dI1 dt प्लस dI2 dt प्लस dI3 dt लिखा जाएगा। यस सर। अब इस वाले आर्म में ऐसे चल जाइए, यहाँ से ऐसे, है ना, तो आपको क्या दिखता है भाई, कि VA माइनस VB, डायरेक्टली लिख रहा हूं L1 dI1 dt लिख सकते हैं क्या? यस सर। यस ये बीच वाले आर्म से चले जाइए सीधे सीधे, तो VA माइनस VB L2 dI2 dt से लिख सकते हैं, और नीचे वाले आर्म से चले जाइए तो VA माइनस VB ये L3 dI2 3 dt से लिखा जा सकता है। तो हमको मिल रहा है कि L1 dI1 dt, L2 dI2 dt, L3 dI2 d3 ये तीनों बराबर है, तो दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो ये कॉम्बिनेशन पैरेलल का हो गया। ठीक है ना भाई। यस सर। अब इधर से dI1 dt की वैल्यू, dI2 dt की वैल्यू, dI3 dt की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। तो dI dt अगर ये लिखना चाहेंगे तो dI dt को हम लोग क्या लिख सकते हैं,
VA माइनस का VB डिवाइडेड बाई L1, यहां से लिख सकते हैं ना, Yes, sir. और यहां से लिख सकते हैं VA माइनस VB डिवाइडेड बाई L2 प्लस VA माइनस VB डिवाइडेड बाई L3 लिखा जा सकता है। Yes, sir. यह DIDT डिवाइडेड बाई 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3, ये लिखा जा सकता है VA माइनस VB। Yes, sir. आपको मालूम है कि इक्विवेलेंट अगर L कह रहे हैं तो VA माइनस VB जो होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल्स टू L इंटू DIDT, Yes, sir. जिसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं DIDT डिवाइडेड बाई 1/L लिख सकते हैं। बोलो भाई, ठीक है क्या? Yes, sir. अब ये Yes. इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 फिर से कंपेयर करो तो 1/L इक्वल हो जाता है 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 के। यानी कि अगर पैरेलल में कनेक्टेड है हमारे इंडक्टर्स तो उनका इक्विवेलेंट को लिखने का भी इंफॉर्मेशन सिमिलर टू दैट, जैसा आपको रजिस्टर के लिए आपको मालूम है ना। Yes, sir. Yes, sir. रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट लिखना होता है तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये R इक्विवेलेंट का इनवर्स होता है। तो यहाँ भी आपको मिला क्या Yes, sir. कि इनवर्स ऑफ इंडक्टेंस ऑफ इंडिविजुअल इंडक्टर का जो सम होगा वो इक्विवेलेंट का इनवर्स होगा। ठीक, तो फार्मूला बिल्कुल वही है जो आपका रजिस्टर के लिए है, तो भूलने की कोई गुंजाइश नहीं है, हमें लगता है ना, आसानी से सबको ध्यान में रहेगा कि Yes, sir. इंडक्टर का इक्विवेलेंट आपको कैसे लिखना है। ऑल्दो ये 100% एक्यूरेट नहीं है ना, ये जो फॉर्मूला अभी हम लोगों ने लिखा है वो 100% एक्यूरेट नहीं है, लेकिन हमको यूज यही करना है, ठीक है ना। एक्यूरेट क्यों नहीं है उसकी भी थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थोड़ी सी उसकी एक डिस्कशन के लिए जिसपे आप क्यूरियस होके कुछ पढ़ लें आगे चल के अपने बुकलेट में या फिर अदर सोर्सेस से। जब कॉइल्स को एक दूसरे के नियरर आप प्लेस कर रहे हैं तो एक के द्वारा जो फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो दूसरे के द्वारा भी जो है वो लिंक्ड होगी होगी ना। Yes, sir. ये जैसे एक कॉइल हो गई और मान लो कि इसके साथ ये बगल में ऐसे आपने दूसरी कॉइल को रखा, तो इसने तो फील्ड ऐसे प्रोड्यूस करा है और इसने भी फील्ड ऐसे प्रोड्यूस करा। तो एक कॉइल के द्वारा जो प्रोड्यूस फील्ड है उसका कुछ ना कुछ पार्ट फ्लक्स के करस्पॉन्डिंग दूसरे कॉइल से लिंक्ड होगी और इसका जो फील्ड है वो इसके द्वारा भी लिंक्ड होगी। तो यहाँ पे एक और फिनोमिना होती है जिसको आप बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है ना। दो कॉइल्स को अगर एक दूसरे के नियर बाई पोजीशन पे आपने प्लेस करा है तो एक में करंट को अगर वैरी करा हो तो दूसरे में भी ईएमएफ इंड्यूस होता है, हाँ? या दूसरे में करंट को वैरी करा हो तो पहले वाले में ईएमएफ इंड्यूस होता है। आपस में वो कनेक्टेड हो जरूरी नहीं है, ठीक है। एक दूसरे के पास आपने रख दिया और एक में करंट को वैरी करा रहे हो दूसरे का
ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है ना। इस फिनोमिना को आप बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। और जब कॉइल्स एक दूसरे के पास प्लेस करी जाएंगी तो उस म्यूचुअल इंडक्शन का जो इन्फ्लुएंस है वो भी उनकी ज्योमेट्री और उनकी रिलेटिव प्लेसमेंट पे डिपेंडेंट होता है, जिसको म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। तो इफेक्टिव जो इंडक्टेंस है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस पे भी डिपेंड करता है, बट उसका केवल रेफरेंस आपको हम देंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ, फॉर्मूला जब भी आपको इक्विवेलेंट का लिखना होगा तो यही जो फॉर्मूले आपको बताए गए हैं वही आपको यूज करना है, ठीक है ना। और आज को यहीं Yes, पे sir. करेंगे फिनिश। Thank you, sir. ओके Thank you, sir. Thank you, sir. ओके। Thank you, sir. Thank you, sir.